नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहलता शुक्ला। आगे देखेंगे आप 9 सेकंड में न्यूज मेरे साथ। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे की। रूस और यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच पीएम मोदी आज यूक्रेन के दौरे पर हैं। वहां से किस तरीके की अपडेट आ रही है, चलिए फटाफट जानते हैं। आज यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा है। कीव में करीब 7 घंटे रुकेंगे पीएम। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, पीएम मोदी जब तक यूक्रेन में रहेंगे तब तक रूस बड़े हमले नहीं करेगा। यूक्रेन में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। कीव में पीएम मोदी की सुरक्षा में भारत की एसपीजी के जवान तैनात हैं। साथ ही सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ यूक्रेन के जवानों की भी तैनाती। कीव पहुंचा एबीपी न्यूज। भारतीय व्यापारियों के साथ बातचीत की। व्यापारी बोले, प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब उन्हें काफी फायदा मिलेगा। अब शक की नजरों से नहीं देखा जाएगा। कीव में भारतीय व्यापारियों से एबीपी न्यूज ने स्थानीय मुद्दों पर बातचीत की। रूस के साथ युद्ध के चलते व्यापार पर बड़ा असर पड़ा। युद्ध की वजह से महंगाई भी बढ़ी। रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्ते के चलते यूक्रेन के लोगों को भरोसा। कहा, युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं पीएम मोदी। भारत की मदद से रुक सकता है ये युद्ध। कीव में रूस के हमले का शिकार हुए अस्पताल पर पहुंचा एबीपी न्यूज। रूस ने अस्पताल पर रॉकेट से अटैक किया था। हमले में कई बच्चों की मौत हुई थी। दुनिया भर के कई देशों ने हमले की निंदा की थी। पीएम मोदी के दौरे पर यूक्रेन की पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया टामेंचोक का बयान। कहा कि पीएम मोदी हमारे लिए एक महान व्यक्ति हैं। उनके दौरे से यूक्रेन में शांति व्यवस्था कायम करने में मदद मिलेगी। यूक्रेन रवाना होने से पहले पीएम मोदी का शांति संदेश। कहा, शांति बहाल करने के लिए भारत हर संभव सहयोग का आश्वासन देगा। किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकाला जा सकता। पोलैंड यात्रा को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरी पोलैंड यात्रा बेहद खास रही। दशकों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर कदम रखा है। पोलैंड के साथ व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद। पोलैंड में कई बड़े उद्योगपतियों से पीएम मोदी की मुलाकात हुई। आईटी कंपनी के सीईओ गाविल लेपेंस्की ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रमुख पोलिश निर्माता कंपनी के एमडी से भी बातचीत की। पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा को लेकर के भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला लिया है। सामाजिक सुरक्षा समझौते पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने भारत पोलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाने की सहमति जताई। पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा, वार्सो में राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा से मिलकर खुशी हुई। भारत पोलैंड संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क से मुलाकात हुई। भारत पोलैंड के संबंध पर बातचीत हुई। फूड प्रोसेसिंग, शहरी ढांचा, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी जैसे सेक्टर्स पर संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हुई। पीएम मोदी डोनाल्ड टस्क, दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। जामनगर के महाराजा और कोल्हापुरी के शाही परिवार की उदारता का जिक्र सामने आया। पीएम मोदी ने कहा कि 2022 में यूक्रेन संकट के दौरान पोलैंड की भूमिका को हम भुला नहीं सकते। भारतीय छात्रों को निकालने के लिए पोलैंड की उदारता को भारतीय दूतावास हमेशा याद रखेगा। वार्सा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज्ञात सैनिकों की समाधि पर पुष्प अर्पित किया। अज्ञात सैनिक एक स्मारक है जो पोलैंड के उन सैनिकों की स्मृति में बना है जिन्होंने अपने देश की सेवा में बलिदान दिया। कोलकाता में रेप और हत्याकांड को लेकर डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है। क्या अपडेट है इससे रिलेटेड, 9 सेकंड न्यूज में। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज भी जारी रहेगी डॉक्टर्स की हड़ताल। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर प्रोटेस्ट करेंगे। विरोध प्रदर्शन का आज 15वां दिन है। बंगाल सरकार और पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। 5 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई।
कोलकाता मामले में एफआईआर देरी से दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा, डायरी की एंट्री दिखाती है कि क्राइम सीन को पोस्टमार्टम के बाद संरक्षित किया गया। सुप्रीम कोर्ट की डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील। अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने को आप भरोसा दिलाए। सीजीआई ने कहा, न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट को मंजूरी मिली है। 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। सीबीआई को लगता है पूछताछ में ये लोग सच नहीं बता रहे हैं। दिल्ली एम्स और आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। सीजीआई ने की थी काम पर लौटने की अपील। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। कोलकाता की घटना को लेकर यूके के लिवरपूल में छात्रों का प्रदर्शन। घटना के विरोध में छात्र छात्राओं ने मार्च निकाला। महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की। 9 सेकंड न्यूज में महाराष्ट्र के बदलापुर कांड से मचे सियासी बवाल से जुड़ी अपडेट्स देखते हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के साथ दरिंदगी मामले पर आज शिंदे सरकार को घेरेगी कांग्रेस। राज्य भर में कांग्रेस की महिला नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बदलापुर मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट की महाराष्ट्र पुलिस को फटकार। पूछा, समय पर क्यों नहीं दर्ज किया गया बयान। मामले का अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई खौफनाक वारदात। नाबालिग बच्ची की रेप के बाद हुई हत्या। खेत से बरामद हुआ बच्ची का शव। बदलापुर के बाद कोल्हापुर में बच्ची से दरिंदगी। सड़क पर उतरे उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता। कोल्हापुर में विरोध प्रदर्शन किया। सीएम शिंदे के बयान पर बोले उद्धव ठाकरे, बदलापुर प्रदर्शन के पीछे राजनीति देखने वाले या तो असामान्य या फिर दोषियों के संरक्षक। कहा, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एमबीए ने बुलाया है बंद। उद्धव ठाकरे पर शिंदे की पार्टी के नेताओं का पलटवार। संजय सिरसाट ने कहा कि सीएम होने पर उद्धव वही करते हैं जो शिंदे कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बुलाया है बंद। कांग्रेस नेता नाना पटोले की स्पेशल पीपी उज्जवल निगम और एसआईटी चीफ आरती सिंह को हटाने की मांग है। कहा, उज्जवल निगम बीजेपी कार्यकर्ता, आरती सिंह पर संदेह, दोनों को हटाए जाने पर ही न्याय मिलेगा। बदलापुर पहुंची एनसीपी नेता विद्या चौहान। कहा, गृह मंत्रालय संभालने लायक नहीं है फडणवीस। उज्जवल निगम बीजेपी के वकील हैं, इसीलिए उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का विपक्ष पर निशाना। कहा कि प्रदर्शन के नाम पर सरकारी योजना को बदनाम करने की कोशिश है। लाडली बहन योजना का पोस्टर लिए थे प्रदर्शनकारी। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्फ बिल से जुड़ी जो अपडेट्स हैं देख लेते हैं। 6 घंटे चली वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की पहली बैठक और सूत्रों के मुताबिक जगदंबिका पाल का सरकार को निर्देश, विज्ञापन जारी करे कि कोई भी दे सकता है बिल के लिए अपने सुझाव। जेपीसी की बैठक में विपक्षी दलों ने बिल को रिजेक्ट करने की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक संशोधन बिल को धार्मिक स्वतंत्रता और कई अन्य कानूनों का उल्लंघन बताया। जमीयत उलेमाए हिंद के चेयरमैन मौलाना अरशद मदनी का दावा है कि वक्फ बिल बदलेगा। अगर आज न बदला गया तो दूसरी गवर्नमेंट में बदलेगा। भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार इसे बदल देगी। वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे मुस्लिम संगठन एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष ने कहा, सरकार में शामिल पार्टियां हमारे साथ है। सरकार मुसलमानों की सलाह से कानून बनाए तो हम देंगे साथ। एआईएमपीएलबी के दावे पर कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने कहा कि अगर चिराग, नीतीश, नायडू केंद्र सरकार के खिलाफ हैं तो बोलते क्यों नहीं, सरकार से समर्थन वापस लेते क्यों नहीं। एलजेपी-आर के प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह ने कहा कि वक्फ बिल पर अच्छे से विचार करने, दुरुस्त करने के लिए चिराग ने किया था जेपीसी में भेजे जाने का समर्थन। जेडीयू ने वक्फ के लिए किए गए बिहार सरकार के काम को मॉडल बताया। अरविंद निषाद ने कहा, शिया और सुन्नी के अलग वक्फ बोर्ड बनाकर विकास और समाज के लिए काम करने का जिक्र है। पॉलिटिकल अपडेट्स क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में।
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार आज दिल्ली आएंगे। खड़गे राहुल से मुलाकात कर सकते हैं। गवर्नर ने दी है सीएम पर करप्शन का मुकदमा चलाने की मंजूरी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है कांग्रेस। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्यपाल हमारे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, बिना किसी जांच के मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार के खिलाफ जेएमएम ने पूरे झारखंड में मोर्चा खोला। राज्य भर में आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन, सभी जगह निकाला जाएगा मार्च। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ आज बीजेपी का हल्ला बोल। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा निकालेगा आक्रोश रैली, लगाए वादा खिलाफी, करप्शन सहित कई आरोप। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हेमंत पर आरोप लगाए। कहा रैली में शामिल होने आ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका जा रहा है, ये जुल्म की पराकाष्ठा है। बिहार में आरजेडी को झटका, श्याम रजक ने छोड़ी पार्टी, लालू को भेजा इस्तीफा। शायराना अंदाज में बयां किया, कहा मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसीलिए धोखा खा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आरोप, कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार में ढकेलने का काम किया है। जाति धर्म तुष्टीकरण की राजनीति जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। सेबी प्रमुख के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप वाले पोस्टर नजर आए। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की पहली सालगिरह, आज मनाया जाएगा पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रपति भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगे। 9 सेकंड न्यूज में विधानसभा चुनाव से जुड़ी जो खबरें हैं उन पर नजर डालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाया गरीबों की चिंता नहीं करने का आरोप। कहा वो चाय बेचते थे, मजदूर के बेटे हैं, तो देश के गरीबों की चिंता क्यों नहीं करते। जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला बोले पूर्ण राज्य का दर्जा एजेंडा है, 90 सीटों के लिए हुआ है गठबंधन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की तैयारी, सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। 3 बजे कांग्रेस चुनाव समिति तय करेगी 10 सीट के उम्मीदवार। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए घोषित करेगी उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस के साथ साझा समझौते के तहत एनसी उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट जारी होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पीडीपी आज जारी कर सकती है घोषणा पत्र। आज उम्मीदवारों की सूची जारी होने की भी उम्मीद। लेटरल एंट्री को लेकर के राहुल गांधी ने कहा सरकार को आईएएस ऑफिसर्स की लेटरल एंट्री रद्द करनी पड़ी, क्योंकि एक साथ मजबूती से पूरा विपक्ष खड़ा रहा। किसी से अन्याय नहीं होने देंगे। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राहुल फिर से देश को कमजोर और पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा रहे हैं। क्या फिर से लागू करना चाहते हैं धारा 370? बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा अगर धारा 370 हटाने के बाद हालात ठीक नहीं हुए होते तो लाल चौक पर आइसक्रीम नहीं खा पाते राहुल, ना ही कर सकते थे डिनर। जम्मू में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जो भी गठबंधन हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक आज दूसरा दिन, टिकट बंटवारे पर हो रहा है मंथन। बीजेपी की गुरुग्राम में बड़ी बैठक। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बलोड़ी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। 5 जिलों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की खबर। दुष्यंत चौटाला ने कहा अभी आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। पूर्व सीएम हुड्डा पर लगाया डराने का आरोप। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के एक और विधायक का इस्तीफा। नवराणा के विधायक रामनिवास ने छोड़ी पार्टी। अब तक जेजेपी के 6 विधायक छोड़ चुके हैं पार्टी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे की पार्टी ने 2 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। चंद्रपुर और राजपुरा विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित।
चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल से भड़का विपक्ष। शिवसेना यूटीबी ने कहा कि बीजेपी ने जिस पर कोविड फर्नीचर घोटाले का आरोप लगाया है, सत्ता में ही आते ही उसे एसीएस होम बना दिया गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं तीव्र गति से बुलेटिन की, और सबसे पहले देश की कुछ बड़ी खबरें। आज यूक्रेन दौरे पर पीएम मोदी। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा है। कीव में करीब 7 घंटे रुकेंगे पीएम। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पीएम मोदी जब तक यूक्रेन में रहेंगे तब तक रूस बड़े हमले नहीं करेगा। यूक्रेन में पीएम मोदी की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। कीव में पीएम मोदी की सुरक्षा में भारत की एसपीजी के जवानों की तैनाती। इसके साथ ही सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ यूक्रेन के जवान भी ड्यूटी पर रहेंगे। यूक्रेन रवाना होने से पहले पीएम मोदी का शांति संदेश, कहा शांति बहाल करने के लिए भारत हर संभव सहयोग देने को तैयार। किसी भी संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकाला जा सकता। कीव में भारतीय व्यापारियों से एबीपी न्यूज ने की स्थानीय मुद्दों पर बातचीत। रूस के साथ युद्ध के चलते व्यापार पर असर पड़ा है। युद्ध की वजह से महंगाई भी बढ़ी है। रूस के साथ भारत के अच्छे रिश्तों के चलते यूक्रेन के लोगों को भरोसा, कहा युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। भारत की मदद से रुक सकता है युद्ध। कीव में रूस के हमले का शिकार हुए अस्पताल लोगों से मिलने पहुंचा एबीपी न्यूज। रूस के अस्पताल पर अटैक्स की वजह से कई बच्चों की मौत हुई थी। दुनिया भर के कई देशों ने इस हमले की निंदा की थी। पीएम मोदी के दौरे पर यूक्रेन की पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया टिमोशेंको का बयान, कहा पीएम मोदी हमारे लिए एक महान व्यक्ति, उनके दौरे से यूक्रेन में शांति व्यवस्था कायम करने में मदद मिलेगी। पोलैंड यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने कहा मेरी पोलैंड यात्रा बेहद खास रही। दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर कदम रखा है। पोलैंड के साथ व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होने की उम्मीद। पोलैंड में कई बड़े उद्योगपतियों की पीएम मोदी से मुलाकात। आईटी कंपनी के सीईओ गावेल लोपिंस्की से पीएम ने मुलाकात की। प्रमुख पॉलिश निर्माता कंपनी के एमडी से भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा को लेकर के भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला लिया है। सामाजिक सुरक्षा समझौते पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा की मुलाकात। दोनों नेताओं ने भारत पोलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की सहमति जताई। पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि वॉर्सो में राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मिलकर खुशी हुई। भारत पोलैंड के संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर हमारी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क से मुलाकात हुई। भारत पोलैंड संबंधों की चर्चा हुई। फूड प्रोसेसिंग, शहरी ढांचा, रिन्यूएबल एनर्जी और एआई जैसे क्षेत्रों के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर बातचीत हुई। पीएम मोदी और डोनाल्ड टस्क दोनों के साथ देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। जामनगर के महाराजा, कोल्हापुर के शाही परिवार की उदारता का जिक्र भी सामने आया। पोलैंड में प्रधानमंत्री बोले रूस यूक्रेन युद्ध पर हमारे लिए भी चिंता का विषय। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध भूमि में नहीं हो सकता। पीएम मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री के बीच व्यापार और निवेश को लेकर भी बातचीत हुई। विज्ञान और टेक्नोलॉजी, रक्षा, संस्कृति सहयोग सहित द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा 2022 में यूक्रेन संकट के दौरान पोलैंड की भूमिका को हम भुला नहीं सकते। भारतीय छात्रों को निकालने के लिए पोलैंड की उदारता को भारतवासी हमेशा याद रखेंगे। वॉर्सो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज्ञात सैनिकों की समाधि पर फूल चढ़ाए। अज्ञात सैनिकों का एक स्मारक है वहां, जो पोलैंड के उन सैनिकों की स्मृति में बना है जिन्होंने अपने देश की सेवा के लिए बलिदान दिया है। विदेश मंत्री अजय शंकर की पोलैंड के विदेश मंत्री से बातचीत। यूक्रेन विवाद, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। 4 दिन के अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा सहयोग की मजबूती पर दोनों देशों के बीच चर्चा होनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के सहायक जैक सुल्लिवन से भी मुलाकात होगी।
और एक बड़ी खबर जानिए, पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट ये, पीएम नरेंद्र मोदी ट्रेन से कीव पहुंच रहे हैं। रेलवे स्टेशन से सीधे होटल पहुंचेंगे मोदी। होटल से महात्मा गांधी स्टैचू पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, और 7 घंटे का वक्त है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रहेंगे। और 30 साल बाद कोई इंडियन पीएम है जो यूक्रेन की धरती पर पहुंच रहा है, वो भी ऐसे कंडीशन में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जहां पूरे दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, जहां यूक्रेन युद्ध की परिस्थिति से 2.5 साल से जूझ रहा है। तो जो टाइमिंग है और 30 साल के बाद किसी इंडियन का आना, तमाम चीजों के साथ देखा जाएगा। ये अगला 7 घंटा जो गुजारने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेहद अहम रहने वाला है। और अब उनके पहुंचने की खबर मिल गई है, होटल जाएंगे और उसके बाद से जो भी कार्यक्रम होगा, जिससे भी रिलेटेड तस्वीरें आएंगी, हर एक तस्वीर बहुत मायने रखती है। और इसीलिए एबीपी न्यूज की खास नजर है, एक्सक्लूसिव नजर है, हमारा अपना कैमरा है और वो क्या क्या दिखाएगा, क्या क्या चीजें रहेंगी, वो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल यूक्रेन में ही मौजूद हैं हमारे अपने कैमरे के साथ। वहां की सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस पर बारीक नजर और डिटेल के लिए जगविंदर, जो देख पा रहे हैं, जो नोटिस किया हो, आप शेयर कीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री होटल पहुंचने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले यहां पर उनसे चाहवान और उनसे मिलने वाले भारतीय समुदाय के लोग यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं खास आपको बात बता दूं कि इस विजिट के 2 मायने माने जा रहे हैं। पहला ये माना जा रहा है कि भारतीयों के लिए मुद्दत बाद ये मौका आया है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहा है। 1982 के बाद किसी ने यहाँ यात्रा नहीं की है, तो आखिरकार प्रधानमंत्री क्या क्या भारतीयों को सौगात देकर जाएंगे, उनके लिए, उनके जीवन में यहाँ और क्या सुखद लम्हे देने के लिए सरकार से बातचीत करेंगे, पहली बात। और दूसरी की जो रूस के साथ युद्ध चल रहा है यूक्रेन का, उसमें शांति वार्ता का कोई हल निकलेगा क्या, फार्मूला कोई लेकर आए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री की पिछले महीने ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई है। तो आज जेलेंस्की से मिलने से पहले ये उम्मीद बहुत ज्यादा भारतीय समुदाय की तरफ से की जा रही है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ यूक्रेन की वो महिला मौजूद है जो न सिर्फ बहुत शानदार हिंदी बोलती हैं, यूक्रेन में हिंदी पढ़ाती हैं, प्रधानमंत्री मोदी को मिलने के लिए खास तौर से अपने फ्रेंड्स के साथ आई हैं। और एक खासियत इनकी और है कि इन्होंने हिंदी में तर्जुमा किया है उस किताब का जो शाहरुख खान पर लिखी गई है। यहाँ इनसे बातचीत करते हैं। आप कब से हिंदी बोलना जानती हैं और आपने यहाँ हिंदी पढ़ाया भी है? मोदी से मिलके अगर बात करने का मौका मिलेगा तो क्या कहना चाहेगी आप उनको? मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस दौरे के समय ये यूक्रेन की कौन सी मदद दे सकते हैं और यूक्रेन में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है? आपको लगता है कि मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात में कोई शांति का हल निकल सकता है? यदि मोदी जी यूक्रेन में पधारे तो हमें आशा है कि इसके महत्वपूर्ण नतीजे होंगे। अगर आपको मौका मिलता है उनसे बातचीत करने का, आप क्या बात करना चाहेंगी उनसे? मैं ये बात करना चाहूंगी कि यूक्रेन और भारतीय लोग बड़े दोस्त हैं वास्तव में, बहुत बहुत दशकों से। और हमने 30 सालों के दौरान, जब यूक्रेन स्वतंत्र हुआ, मैंने 30 सालों के दौरान हमारा सहयोग सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए पूरा योगदान दिया। अपनी मेरिटायर होने के पहले मैं नेशनल शिक्षण विद्यालय और विद्यालयों में मैंने संस्कृत पढ़ाई। इसका मतलब है कि हमने अपनी से भी कोशिश की कि हमारा सहयोग बढ़े और हमें उम्मीद है कि हम बेहतर होंगे। तो आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है जगविंदर जी, आप ऑडियो के साथ देखिए, कुछ पॉसिबिलिटी हो तो रिकॉर्ड भी करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत अच्छी फीलिंग है विवेक, जिस तरीके से हिंदी में वो बात कर रही हैं। और अब उन तस्वीरों पर नजर रहेगी पूरे विश्व की, क्योंकि जिस कंडीशन में यूक्रेन का ये दौरा है। और जगविंदर जी फिर से कनेक्ट हो गए हैं। विवेक, आप कुछ पूछना चाहेंगे जगविंदर जी से? ये दौरा काफी अहम है जगविंदर, 7 घंटे रहने वाले हैं और खबर ये भी है कि जो रूस है वो 7 घंटे के लिए हमला नहीं करेगा। तो ये एक तरह से देखे कि ये पूरे विश्व की राजनीति में एक अलग से भारतीय कूटनीति की जीत है कि जब जो बाइडेन थे तो हमले कर रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने वाले हैं तो हमले नहीं होंगे, 7 घंटे तक हमले रुके रहेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी कोई युद्ध क्षेत्र होता है और उसमें इस तरह की बात शुरू होती है कि शांति वार्ता का हल निकाला जाए या किसी भी राष्ट्र का अध्यक्ष आता है, तो ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि सिक्योरिटी रीजन से वो मुल्क लगातार हमले करता रहे।
जो युद्ध लड़ रहे हैं। ये एक प्रोटोकॉल भी होता है और उस प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखा गया है। दूसरी बात ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ना सिर्फ यूक्रेन आए हैं बल्कि इससे पहले वो रूस भी जाकर आए हैं। तो अगर रूस ने शांति वार्ता के लिए या यूक्रेन से बातचीत के लिए कोई हल निकालने का फैसला किया है, या मान लीजिए कि भारत की तरफ से मैसेंजर की भूमिका निभाई जा रही है, तो मैसेंजर के आने पर हमले का सवाल नहीं उठता है। पूरी देश दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि एक दिन के लिए युद्ध विराम या ये कह दीजिए कि कोई हमला ना करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक प्रोटोकॉल के तहत भी होता है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है प्रधानमंत्री मोदी आज यूक्रेन में है, जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ इन चीजों का फिर भी ध्यान रखा गया है। लाइव कवरेज पर जो है वो ज्यादा तो रोक लगाई गई है। जेलेंस्की से हमें भी मुलाकात करनी है शाम को 4 बजे, तो ये कहा गया है कि कोई भी जीपीएस डिवाइस वहां पर नहीं ले जाया जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। नेशनल डे के तौर पर कल का दिन बनाया जाने वाला है इनका, तो उसमें भी ये चीज ध्यान में रखने योग्य है कि किसी भी तरह के हमले कल तेज किए जा सकते हैं। इसीलिए हमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत भी ये कहा गया है कि आपको भी इस दौरे के बाद यहाँ से निकलना होगा। तो ऐसी तमाम चीजें यहाँ बातें हो रही है कि कैसे सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इन सब वॉर जोन में कैसे हमें रहना है, या प्रधानमंत्री के दौरे को कैसे सफल बनाना है। लेकिन दूसरी खास बात ये भी है कि कल के बाद ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री उनके दौरे के बाद हो सकता है कि ये युद्ध और तेज हो जाए। जिस तरह से यूक्रेन ने एक इलाके पर कब्जा करने का दावा किया है रूस के, और हमला हुआ है मॉस्को में, इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर गतिविधियां इस तरह से बनी हुई है कि एक डर का माहौल है। लेकिन ये दौरा इसी डर के माहौल में खास माना जा रहा है कि लगता है कि इसी मैसेज के जरिए कोई ना कोई हल रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए निकलेगा, और भारतीय समुदाय इसको लेकर बड़ा आश्वस्त है। बिल्कुल जगविंदर जी, एक एक छोटी छोटी होप से ऑप्टिमिस्टिक बने रहने की कंडीशन इस वक्त वहां के लोगों के लिए है, क्योंकि 2.5 साल से एक जैसी ही युद्ध की स्थिति में लोग वहां जी रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया जगविंदर जी, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा और एबीपी न्यूज पर आपको इस दौरे से जुड़ी तमाम डिटेल जगविंदर के जरिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ राजनीति की खबरें दिखाते हैं आपको तीव्र गति से। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार आज आएंगे दिल्ली। खड़गे और राहुल से मुलाकात कर सकते हैं। गवर्नर ने दी है सीएम पर करप्शन का मुकदमा चलाने की मंजूरी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है कांग्रेस। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्यपाल हमारे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, बिना किसी जांच के मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार के खिलाफ जेएमएम ने पूरे झारखंड में खोला मोर्चा। राज्य भर में आज केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन, सभी जगह मार्च निकाला जाएगा। झारखंड में हेमंत सरकार के खिलाफ आज बीजेपी का हल्ला बोल। भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा आज आक्रोश रैली निकालेगा। वादा खिलाफी, करप्शन सहित कई आरोप लगाने का मामला। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हेमंत पर लगाए आरोप। कहा रैली में शामिल होने आ रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को जगह जगह रोका जा रहा है, ये जुल्म की पराकाष्ठा। बिहार में आरजेडी को झटका। श्याम रजक ने छोड़ी पार्टी, लालू को इस्तीफा भेजा। शायराना अंदाज में बयां किया, मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसीलिए धोखा खा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आरोप, कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार में धकेलने का काम किया। जाति धर्म पुष्टिकरण की राजनीति की है, जनता को ये बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाया गरीबों की चिंता नहीं करने का आरोप। कहा अगर चाय बेचते थे, मजदूर के बेटे थे, तो देश के गरीबों की चिंता क्यों नहीं करते आज। जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला बोले पूर्ण राज्य का दर्जा है एजेंडा, 90 सीटों के लिए गठबंधन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की तैयारी। सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। 3 बजे कांग्रेस चुनाव समिति तय करेगी 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए घोषित करेगी उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस के साथ साझा समझौते के तहत एनसी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के पीडीपी आज घोषणा पत्र जारी कर सकती है। आज उम्मीदवारों की सूची भी जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से खड़गे राहुल ने मुलाकात की। श्रीनगर में आवास पर नेताओं की बैठक। लैटरल एंट्री को लेकर के राहुल गांधी ने कहा सरकार को आईएएस ऑफिसर्स की लैटरल एंट्री रद्द करनी पड़ी, क्योंकि विपक्ष एक साथ मजबूती से खड़ा रहा, किसी से अन्याय की नहीं होने देंगे।
गिरिराज सिंह ने राहुल पर लगाया देश को कमजोर करने का आरोप। एक्स पर कहा, राहुल फिर से देश को कमजोर कर रहे हैं, पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा रहे हैं। क्या फिर से लागू करना चाहते हैं धारा 370? बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा, अगर धारा 370 हटाने के बाद हालात ठीक नहीं हुए तो लाल चौक पर आइसक्रीम नहीं खा सकते थे राहुल, ना ही कर सकते थे डिनर। जम्मू में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, जो भी गठबंधन में हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा। हरियाणा बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक आज दूसरा दिन है। टिकट बंटवारे पर मंथन हो रहा है। बीजेपी की गुरुग्राम में बड़ी बैठक हुई। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। 5 जिलों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी सभी 90 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। दुष्यंत चौटाला ने कहा, अभी आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं। पूर्व सीएम हुड्डा पर लगाया डराने का आरोप। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के एक और विधायक का इस्तीफा। नरवणा के विधायक हैं रामनिवास, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अब तक जेजेपी के 6 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे की पार्टी ने 2 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। चंद्रपुर और राजुरा विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित। चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल से भड़का विपक्ष। शिवसेना यूबीटी ने कहा, बीजेपी ने जिस पर कोविड फर्नीचर घोटाले का आरोप लगाया, सत्ता में आते ही उसे एसीएस होम बनाया। अखिलेश यादव ने एडीआर का डेटा शेयर कर बीजेपी को घेरा। कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बीजेपी के कई सांसद विधायक शामिल। बीजेपी ने बनाया चुनावी घपलों का कैमरे पर रिकॉर्ड। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। एक्स पर पोस्ट कर कहा, यूपी में भी महिला सुरक्षा का हाल बेहाल। आगरा में नाबालिग से रेप, सरकार दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। बड़ी खबर आपको बताएं, आज पहला नेशनल स्पेस डे है। पीएम मोदी ने देशवासियों को इसकी बधाई दी है, एक वीडियो शेयर किया है। आज के ही दिन 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरे देश ने प्रार्थनाएं की थी और उसके सक्सेसफुल होने के साथ एक घोषणा हुई थी कि आज हमारे देश में नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा, अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और इसीलिए आज का दिन बहुत अहम है। उसी सॉफ्ट लैंडिंग के जो 1 साल पूरे होने की एनिवर्सरी है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरे देश में आज मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो शेयर किया है और आज 1 साल पूरे हो गए उस दिन के जब साउथ पोल पर किस तरीके से बधाई दी है। देखिए, पहले तो वो कंटेंट देखते हैं जो एक्स पर पोस्ट किया। हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने देश की उपलब्धियों को और योगदान की सराहना का भी दिन है, जहां आज के ही दिन 1 साल पूरे हो गए। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र से संबंधित कई भविष्योन्मुखी निर्णय लिए हैं, यानी आने वाले समय में हम और भी निर्णय लेंगे। India is on the moon. 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, परामीर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी सोशल साइंस भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ होता है। आज हमारी डेली लाइफ में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर
$44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। तो स्पेस में भारत की संभावनाओं पर यह वीडियो था, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है। वो आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पेस डे पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने भी आज के दिन की उपलब्धियों को देशवासियों को याद दिलाया है कि किस तरीके से भारतीय तिरंगा साउथ पोल पर, जहां बहुत ही रेयर कंडीशन में जाता है, लहराता है, तो उसकी बधाई देने का आज दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो शेयर किया है, उसी के साथ स्पेस डे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है कि किस तरीके से इस उपलब्धि को याद करके आने वाले वक्त की तैयारियों को भी साझा किया है कि फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं। स्पेस, इस पूरी टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में विश्व भी चाहता है, उस देश को इज्जत की निगाहों से देखा जाता है जिसकी स्पेस में अच्छी तैयारी होती है। इसीलिए स्पेस डे मनाने के साथ आने वाले वक्त की प्लानिंग को भी शेयर किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और एक साल जब पूरा हुआ तो उस वीडियो के जरिए बहुत सारी चीजें फिर से यादें साझा हो गई, ताजा हो गई। आज हम सब के लिए गर्व का दिन है। बड़ी खबर बताएं आपको कि कुछ ही देर में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की शुरुआत होने जा रही है। भर्ती परीक्षा 2 पालियों में होनी है। सुबह 10 बजे से 12 बजे पहली पाली और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक दूसरी पाली। पुलिस के अलावा कई एजेंसीज एग्जाम सेंटर्स पर अलर्ट हैं, क्योंकि पेपर लीक की वजह से ये एग्जाम री एग्जाम की कंडीशन में आया है। ऐसे में हर एक सेंटर पर नजर है। सुरक्षा के मद्देनजर सारी प्रिकॉशन, सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। 10 बजे का वक्त, लगभग 15 मिनट का वक्त बाकी रह गया है, जब तमाम ये अभ्यर्थी जो आप देख रहे हैं दूर दूर से आए हैं, आंखों में सपने के साथ अब अपने परीक्षा सेंटर की ओर बढ़ चुके होंगे, क्योंकि 10 बजे से पहले पाली की परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी। 3 बजे से दूसरे पाली में ये परीक्षा होनी है और पेपर लीक होने की वजह से दोबारा परीक्षा हो रही है। तो ऐसे में प्रिकॉशन और तमाम वो सिक्योरिटी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के चप्पे चप्पे पर निगाहें बनी हुई हैं, ये खबर बताई जा रही है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सनुज के एक रिपोर्ट का, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरीके से इस परीक्षा की तैयारियां हैं सेंटर्स पर। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है और ये देखिए किस तरीके से जो तमाम सेंटर्स हैं उन पर मेरठ में सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो एंट्री है वो 8 बजे से 9:30 बजे होगी और उसके बाद 9:30 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। लेकिन उससे पहले ही आप ये देखिए कि 6 बजे से ही जो पुलिस है वो यहाँ पर लगा दी गई थी। और दूसरी तस्वीर आप ये देखिए कि जो तमाम स्टूडेंट्स हैं आसपास के तमाम ज़िलों से भी और कई प्रदेशों से भी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। बड़ा लंबा इंतज़ार किया कि कब तारीख आएगी और जब तारीखों का ऐलान किया गया तो उसके बाद आज तारीख भी आ गई है कि आज से ये जो यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा है वो शुरू होने जा रही है। देखिए तमाम स्टूडेंट्स हैं। मेरठ में करीब 36 सेंटर्स बनाए गए हैं और उन 36 सेंटर्स पर इसी तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो सुबह ही पहुंचने शुरू हो गए थे। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि भाई कई बार शहर में जाम लग जाता है और उस जाम की वजह से परीक्षा ना छूट जाए, तो इसीलिए 5 बजे से ही यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो पहुँच गए थे। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार प्रजापति। कहाँ से आए हैं सूरज? बिहार से। अच्छा, बिहार से आए हैं। अच्छा, तैयारी कैसी कर रखी है? ठीक है, सही है सर। अच्छा, तैयारी अच्छी कर रखी है। सही है। हाँ, तो बिहार से और मेरठ में आपका सेंटर पड़ा? हाँ, मेरठ में पड़ा है। तो सेंटर अभी देखा है, पहले देख लिया था? नहीं, ये सेंटर 20 तारीख को मैं देखा रात में। अच्छा। हाँ, ये 9 तारीख आ गया था एग्जाम सिटी डिस्ट्रिक्ट आ गया था मेरठ के। अच्छा। और 20 तारीख के देखे सेंटर दिया है। अच्छा, 20 तारीख में ये पहली सेंटर। आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। अच्छा, आप भी बिहार से हैं। तो आज तो परीक्षा की घड़ी है आपकी। हाँ। तैयारी कैसी की है? अच्छी है तैयारी। तो बिहार से आए युवाओं को भी इंतजार है और चलिए अब बनारस लिए चलते हैं। वहां के सेंटर्स का क्या हाल है, एक रिपोर्ट देखिए।
यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की आज से शुरुआत हो रही है। प्रदेश भर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। वाराणसी के भी 80 परीक्षा केंद्र पर प्रतिदिन 70,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। कुल 5 दिनों तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा चलेगी। वाराणसी के ही एक हम परीक्षा केंद्र पर मौजूद हैं जिसका नाम है जेपी मेहता इंटर कॉलेज, और कड़ी चेकिंग के साथ जो अभ्यर्थी हैं उनको अंदर जाने की अनुमति मिल रही है। इसके अलावा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर जाने पर मनाही है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ ही अभ्यर्थी अंदर जाएंगे। इसके अलावा एक और हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि ये देखिए, सुबह से ही जो अभ्यर्थी हैं वो कतार में लगकर जो परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले 6 महीने पहले हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हो गई थी, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी कि इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया जाए। वाराणसी की बात कर लें तो 2 कमांड सेंटर बनाए गए हैं जहां से प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा कोई भी इस परीक्षा को उसमें बाधा ना डाले, इस बात की भी निगरानी रखी जाएगी। तो निश्चित तौर पर यह कहना होगा कि न केवल अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी चुनौती है खाकी वर्दी के पहनने के सपने को पूरा करना, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया जाए। तो चलिए, 5 दिन तक की परीक्षा चलेगी, इस पर निगाहें एबीपी न्यूज की बनी रहेंगी।